तो बेसिकली ये थोड़ा गलत लिखा हुआ, थर्ड क्लास ही हम लोग की है ये, क्योंकि उस दिन हम लोग पेपर ही डिस्कस करते रह गए थे. सो दिस इज द थर्ड क्लास ओनली. जस्ट चेंज इट. So torque on a bar magnet in a magnetic field. So a uniform magnetic field B is represented by equidistant parallel lines. तो अगर हम लोग को uniform magnetic field represent करना होता है तो equidistant parallel line से represent करते हैं हम लोग uniform magnetic field को. तो ये सारे हमारे uniform magnetic fields हैं, which is represented by equidistant parallel lines. NS is a bar magnet of length 2L. तो ये नॉर्थ हो गया, ये तुम्हारा साउथ हो गया, और ये जो है बार मैग्नेट है, ये वाला जो हमारा, ये जो जिस बार मैग्नेट के बारे में बात कर रहा है ये वाला बार मैग्नेट है, ठीक है, NS. और ये इनका जो बीच का लेंथ है वो 2L हो गया. एंड स्ट्रेंथ ऑफ ईच पोल इज M. तो यहाँ पे जो इस पोल का जो स्ट्रेंथ है वो भी M है, और इस पोल का भी स्ट्रेंथ जो है M है. तो मैग्नेट के जो पोल का स्ट्रेंथ है उसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं. मैग्नेट इज हेल्ड एट एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ B. तो ये जो B का डायरेक्शन है जो कि हॉरिजॉन्टल है, उससे जो मैग्नेट का एंगल बन रहा है वो थीटा एंगल बना रहा है. नाउ फोर्स ऑन नॉर्थ पोल विल बी इक्वल टू, नॉर्थ पोल पे जो फोर्स होता है वो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, दैट इज अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड ओनली, M into B हो गया. और साउथ पोल पे जो फोर्स होगा दैट इज ऑपोजिट टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड MB इस डायरेक्शन में. एंड फोर्स ऑन साउथ पोल इज MB opposite to B, along B and opposite to B. These forces being equal, unlike and parallel, so these forces being equal and unlike and parallel form a couple which tends to rotate the magnet clockwise. तो ये जो फोर्सेस हैं, एक इधर जो लग रहा है और एक इधर लग रहा है, ये क्या करेगा, इस मैग्नेट को ऐसे क्लॉकवाइज टर्न करेगा, राइट. सो कपल ऑफ फोर्स फॉर्म होता है और उस वो जो है इस मैग्नेट को क्लॉकवाइज टर्न करता है, सो एज टू अलाइन इट अलोंग B. तो पर्पस क्या है कि जिससे कि ये मैग्नेट B के अलोंग अलाइन हो जाए, ऐसा करने के लिए इसको हम लोग मतलब ये रोटेट करता है. तो ये जो कपल ऑफ फोर्स है उसका जो वैल्यू होता है दैट इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा, MB इंटू दिस डिस्टेंस और दिस MB इंटू दिस डिस्टेंस. तो बेसिकली एक्सिस से तो जो कपल होता है दैट इज फोर्स इनटू द डिस्टेंस बिटवीन टू एंटी पैरेलल फोर्सेस. तो एंटी पैरेलल फोर्सेस MB है और इसके बीच का जो डिस्टेंस है ये अगर थीटा है, ये भी थीटा होगा, ये 2L cos थीटा हो गया, और ये जो डिस्टेंस वर्टिकल डिस्टेंस है, ये वर्टिकल डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 2L इंटू साइन थीटा, है ना. जो हॉरिजॉन्टल है वो कॉस कंपोनेंट है, वर्टिकल है साइन कंपोनेंट है, तो 2L साइन थीटा हो गया. सो MB, ये जो फोर्स, वन ऑफ द फोर्स into 2L sin theta, this will give us the moment of force or couple of force. So MB into 2L sin theta is equal to couple of force which provides the necessary torque. Clear है ये? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now फोर्स ऑन नॉर्थ पोल ये तो हम लोगों ने कर ही लिया. So align along B. Now draw NA perpendicular to B and SA perpendicular to. So SA is parallel to B and NA is perpendicular to B. Torque acting on the bar magnet will be torque is equal to moment of the couple. So that is force into perpendicular distance. Force MB और perpendicular distance ये NA के बराबर है, जिसका NA का जो value है that will be equal to 2L into sin theta, right? So torque will be equal to MB into 2L sin theta. So हमें पता है कि M into 2L जो pole strength into distance between the poles gives you dipole moment. तो dipole moment से replace कर लोगे M into 2L को,
तो कैपिटल M इंटू बी साइन थीटा हो जाएगा टॉर्क हमारा। अब एम बी साइन थीटा को अगर हम लोग वेक्टरली लिखें तो ये क्या है, m क्रॉस b होता है, क्योंकि ए बी साइन थीटा ए क्रॉस बी होता है, तो एम बी साइन थीटा इज m क्रॉस b। सो टॉर्क वेक्टरली अगर हम लिखते हैं तो दैट इज इक्वल टू m क्रॉस b, ये हमारा टॉर्क होगा। फिर उसमें जो है डायग्राम में जब हमने एक एमबी जो नॉर्थ पोल के तरफ जा रहा है नीचे वाला, हाँ से इसके अगेंस्ट भी तो एक फोर्स लगेगा ना, क्योंकि बी तो उस साइड है ना, ये नॉर्थ टू देखो साउथ। ये है हमारा एक मैग्नेटिक डाइपोल, इस पे एक पोल यहाँ पे है, वो पोल पे नॉर्थ पोल पे फोर्स इधर लगा एम बी और साउथ पोल पे फोर्स इधर लगा एम बी। और कौन से फोर्स के बारे में बात कर तो मैं बोल रहा हूँ जो नीचे वाला है उसमें राइट साइड क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि वो रहे हैं? क्योंकि साउथ पोल है ना, वो तो मैग्नेटिक फील्ड के अच्छा ऑपोजिट उसका ही उसका फोर्स। साउथ पोल है तो। ये साउथ है ना, उस हाँ पे ठीक उल्टा लगेगा, नॉर्थ पे सीधा लगेगा। है। ठीक है, तो ये जो है इसको रोटेटरी इफेक्ट दे रहा है, कपल ऑफ फोर्स बना रहा है। ये डिस्टेंस हमने निकाल लिया 2l साइन थीटा, और उसके बाद एम बी इंटू 2l साइन थीटा कर लिया, तो हम लोग को टॉर्क का वैल्यू पता चल गया। तो m क्रॉस एम बी, m इंटू 2l कैपिटल M से रिप्लेस कर लिया मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट से, तो m क्रॉस b हो जाता है। तो जैसे याद है हम लोग वो वहां पे करते थे इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की वजह से, तो p क्रॉस e करते थे, है ना, वही सेम चीज m क्रॉस b यहाँ पे। तो अभी 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस भी देखेंगे सारी चीजों का। ओके, क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Now, the direction of torque is perpendicular to the plane containing M and B and is given by right-handed screw rule. तो बेसिकली कोई भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, उन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। तो M क्रॉस B अगर हम करेंगे तो M बेसिकली इस डायरेक्शन में है ना, और B अगर मान लो इस डायरेक्शन में है, तो M क्रॉस B करेंगे तो राइट हैंडेड स्क्रू रूल से हम लोग को परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग M एंड B निकल के आ जाएगा। सो अब B इज इक्वल टू 1 और थीटा अगर 90 डिग्री है तो टॉर्क एम बी साइन थीटा में M इंटू 1 साइन 90 डिग्री M के बराबर हो जाता है। सो M इज इक्वल टू टॉर्क के बराबर हो गया। सो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन ए मैग्नेटिक डाइपोल held perpendicular to the uniform magnetic field of unit strength. Now unit of M is unit of torque divided by unit of V. So basically जो टॉर्क का जो यूनिट है उसको B से अगर हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो हम लोग को यूनिट ऑफ M निकल जाता है, एम बी साइन थीटा है। तो जो हमारा जो यूनिट ऑफ M देखोगे सो इज जूल पर टेस्ला। ठीक है, सो जूल पर टेस्ला हमारा M का वैल्यू हो जाएगा। Now determination of magnitude of magnetic field using a compass needle. So in figure, equidistant parallel lines represent a uniform magnetic field B in the plane of paper. NS is the small compass needle of magnetic moment held at an angle theta with B. तो ये बेसिकली जो सेम चीज को हम लोग कॉम्पस नीडल पे समझते हैं, तो ये नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, नॉर्थ पे इधर फोर्स लगा, साउथ पे इधर फोर्स लगा, राइट, और इस पे जो टॉर्क होगा रोटेटरी इफेक्ट जो इस पे लाएगा दैट इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। सो दिस इज रीस्टोरिंग टॉर्क। Torque acting on compass needle is mb sin theta. This is the restoring torque as it tries to align the compass along B. So, but we also know that the torque is equal to I into alpha, where I is the moment of inertia of the compass needle and alpha is its angular acceleration.
सो टॉर्क आई अल्फा के बराबर होता है, आई का वैल्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा उस कॉम्पस नीडल का, अल्फा उसका एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाएगा. So when theta is small, we know that sin theta is approximately equal to theta. तो जो हमारा टॉर्क था, तो ये था mb sin theta. इसको हम लोग approximately mb theta लिख सकते हैं क्योंकि sin theta is approximately equal to theta. तो वही चीज यहाँ लिखा हुआ है. और ये हमें आई अल्फा के बराबर ही होता है टॉर्क, तो उन दोनों को इक्वेट कर दिया. तो जो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है वो क्या हो जाएगा, माइनस mb बाय, so this is equal to minus mb by I into theta. Minus sign is for restoring torque. Negative sign basically हम लोग दिखा रहे हैं. That is used for restoring torque. That's why. So alpha is proportional to theta. जो angular acceleration है वो theta से proportional होगा. Motion of the compass needle is simple harmonic. Time period of oscillation of compass needle is t is equal to 2 pi root under theta by alpha. अगर तुम लोग को angular SHM याद होगा तो तुम्हें पता है कि t is equal to 2 pi root under angular displacement by angular acceleration. 2 pi root under theta by alpha हम लोग यूज करते हैं. तो थीटा की जगह हम लोग बेसिकली, और इसको अगर हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया और डाइपोल मोमेंट mb के इसके टर्म्स में करेंगे, राइट, तो ये देखो यहाँ पे थीटा बाय अल्फा, तुम थीटा बाय अल्फा करोगे तो ये इज इक्वल टू आई अपॉन mb आ जाता है. इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये थीटा बाय अल्फा को हम लोग आई बाय एम बी से भी रिप्लेस कर सकते हैं. टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर आई अपॉन एम बी आ जाता है. अब इसके बाद स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स अगर हम दोनों तरफ इक्वेट कर देंगे तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आई अपॉन एम बी और 4 पाई स्क्वायर इंटू आई डिवाइडेड बाय एम टी स्क्वायर इज इक्वल टू बी. तो अगर बी को इधर ले जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों को पता चल जाएगा. तो knowing MINT we can calculate the value of B. तो strength of the magnetic field can be calculated using this formula और ये compass needle में ये use होता है. तो basically strength of the magnetic field is measured by an instrument. तो वो उतना डिटेल हम लोग को नहीं करना है, तो वहां पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ इस फॉर्मूले से लेके निकालते हैं. क्लियर है? यस सर. अब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे. सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ मैग्नेटिक डाइपोल इन अ मैग्नेटिक फील्ड. सो मैग्नेटिक एनर्जी, potential energy of a magnetic dipole in a magnetic field is the energy possessed by the dipole due to its particular position in the field. तो किसी भी पोजीशन पे अगर एक डाइपोल है, उसके पोजीशन के रेस्पेक्ट में उसका कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा. तो वो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो उसका मतलब उस डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी माना जाएगा. Now, when a magnetic dipole of moment m is held at an angle theta with the direction of uniform magnetic field, तो वही सेम चीज इससे थीटा एंगल पे है, ये b का वैल्यू हो गया. ठीक है. The magnitude of the torque acting on the dipole is torque is mb sin theta. ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं. This torque tend to align the dipole in the direction of field. Work has to be done in rotating the dipole against the action of the torque. This work done is stored in magnetic dipole as potential energy of the dipole. तो ये जो है, ये डाइपोल इसको इधर रोटेट करके अलाइन करना चाहेगा, और अगर हमको इसको किसी एंगल थीटा से मूव कराना है तो स्मॉल एंगल डी थीटा से अगर हम लोग को इसको मूव कराना है तो द अमाउंट ऑफ वर्क डन विल बी इक्वल टू टॉर्क इनटू दैट स्मॉल एंगल. सो जैसे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है वर्क डन, तो यहाँ पे क्या है, टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विल गिव यू वर्क डन. सो टॉर्क इज mb sin थीटा डी थीटा, ये वर्क डन हो गया. अब हम लोग क्या कर रहे हैं, वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल फ्रॉम थीटा इज इक्वल टू थीटा 1 टू थीटा इज इक्वल टू थीटा 2. ये क्या हो जाएगा, mb sin थीटा डी थीटा, और इसको इंटीग्रेट करेंगे थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक. ये लोअर लिमिट हो गया और ये अपर लिमिट हो गया. सो वर्क डन इज mb sin थीटा डी थीटा. सो दिस इज mb बाहर कर लेंगे, sin थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन अगर करोगे तो माइनस कॉस थीटा होता है, और उसका लिमिट थीटा 1 से थीटा 2 डाल देंगे.
सो माइनस साइन बाहर कर लिया, माइनस एम बी कॉस थीटा टू माइनस थीटा वन. सो यू, दिस इज बेसिकली जो वर्क डन है, दैट इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी. सो वर्क डन इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज माइनस एम बी कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन हम लोग करते हैं. तो ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर हो रहा है वो उसका फॉर्म हो गया. नाउ when theta 1 is equal to 90 degree and theta 2 is equal to theta, right? तो पहले अगर ये 90 डिग्री था, बाद में थीटा हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, u is equal to minus of mb cos of theta, cos theta 2 minus cos theta 1, theta 1 90 डिग्री, cos 90 0 हो गया, तो u is equal to w which is minus mb cos theta, जिसको माइनस m डॉट b भी हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर नोटेशन में. थीटा अगर 90 डिग्री है तो ये हमें पता है माइनस m डॉट बी बेसिकली एम बी कॉस 90 डिग्री हो गया. ठीक है. सो विच इज इक्वल टू, इसको कैंसिल कर दो, माइनस एम बी कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 है तो ये 0 हो जाएगा u का वैल्यू. सो दैट इज when the dipole is perpendicular to the magnetic field, its potential energy is 0. ठीक है. सो डाइपोल जब परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के तो पोटेंशियल एनर्जी इसका 0 हो गया. सो हेंस टू कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल एट एनी पोजीशन मेकिंग एंगल थीटा विथ बी, वी यूज u इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन. So take theta 1 as 90 degree, theta 2 as theta. Therefore, minus mb cos theta minus cos 90 minus mb cos theta हो जाता है. So ये तब है जब हम potential energy of dipole at any position making angle theta with b, तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं माइनस एम बी कॉस थीटा. तो यहाँ पे तुम देखोगे m डॉट बी को हम लोग माइनस एम बी कॉस थीटा वाला फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. तो यू जस्ट नीड टू रिमेम्बर दिस, राइट. तो जैसे हम लोग वहां पे पोटेंशियल, जो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल वाज p डॉट e, तो वही यहाँ पे m डॉट b. क्लियर है? Yes, sir. When theta is equal to 0 डिग्री होगा तो m डॉट b mb cos 0 डिग्री माइनस mb मैक्सिमम हो जाता है. जब थीटा 0 डिग्री होता है तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है, थीटा 90 डिग्री होता है तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है 0 के बराबर. सो दिस इज द पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम. जब थीटा 0 डिग्री होगा तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, मतलब कि ये तुम्हारा साउथ नॉर्थ इस तरह से और मैग्नेटिक फील्ड इसी के अलॉन्ग, तो यहाँ पे थीटा 0 डिग्री है, राइट. So when the magnetic dipole is aligned along the magnetic field, it is in stable equilibrium having minimum potential energy. When theta is 180 degree, जब theta 180 डिग्री हो जाएगा तो minus mb cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री का मतलब माइनस 1 हो जाता है तो प्लस ऑफ mb हो गया. तो ये मैक्सिमम वैल्यू है. यहाँ माइनस mb था मिनिमम वैल्यू, ये प्लस ऑफ mb मैक्सिमम वैल्यू, विच इज द पोजिशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. मतलब कुछ इस तरीके से रहेगा कि मैग्नेट का साउथ इधर, नॉर्थ इधर और मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है. इस स्टेट में तो इक्विलिब्रियम है, बट जैसे ही तुम इसको डिस्टर्ब करोगे ये फटाक से ऐसे टर्न होके इस तरह से अपने आप को अलाइन कर लेगा. सो अगर हल्का डिस्टर्ब करोगे तो देखो स्टेबल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब हुआ, अगर हल्का सा डिस्टर्ब करो तो वो वापस अपना इक्विलिब्रियम वाला पोजीशन अचीव करने के लिए आ जाए, उसको स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं. अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब अगर हल्का डिस्टर्बेंस किए तो डिस्टर्बेंस करने की वजह से वो मतलब परमानेंटली ही डिस्टर्ब हो जाता है, मतलब बेसिकली वो परमानेंटली अपना पोजीशन चेंज कर लेगा, वापस वो अपने पोजीशन पे नहीं आएगा, तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हुआ. तो जब थीटा 180 डिग्री है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, और थीटा जब 0 डिग्री है तब वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है. तो थीटा 0 डिग्री पे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है और थीटा 180 डिग्री पे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का पोजीशन है. क्लियर है बच्चों? Yes, sir.
Now let's do few examples. देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे. A magnet having a magnetic moment of 1 into 10 to the power 4 joule per Tesla is free to rotate in a horizontal plane where a magnetic field is 4 into 10 to the power minus 5 Tesla exists. Find the work done in rotating the magnet slowly from a direction parallel to the field to a direction 60 degree from the field. So basically क्या कह रहा है कि magnet having magnetic moment, तो magnetic dipole moment इसका capital M का value 1 into 10 to the power 4 जूल पर टेस्ला हो गया. ठीक है. उसके बाद free to rotate in a horizontal plane where a magnetic field B का जो value है 4 into 10 to the power minus 5 टेस्ला हो गया. Work done in rotating the magnet slowly. So work done is equal to basically change in potential energy, right? So change in potential energy means final potential energy minus initial potential energy, right? So this is minus mb cos of theta 2 minus cos of theta 1. होगा ना बच्चों? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल हम लोग ये देखे थे, U is equal to W is equal to minus mb cos theta 2 minus cos theta 1. ये फॉर्मूला अभी हम लोगों ने किया. इसको इसमें वैल्यूज पुट कर लो. तो माइनस ऑफ mb तो 1 into 10 to the power 4 4 into 10 to the power minus 5 cos theta 2. पहले क्या है? वर्क डन इन रोटेटिंग मैग्नेट स्लोली फ्रॉम डायरेक्शन पैरेलल टू द फील्ड टू अ डायरेक्शन 60 डिग्री. तो थीटा 2 60 डिग्री है और पैरेलल वाला जो है 0 डिग्री है. मतलब थीटा 2 60 डिग्री और थीटा 1 इज इक्वल टू 0 डिग्री. ये वैल्यूज इसमें पुट कर लेते हैं. कॉस 60 डिग्री माइनस कॉस 0 डिग्री. तो ये 4 इंटू माइनस ऑफ 4 into 10 to the power minus 1 cos 60 डिग्री 1/2 है, cos 0 डिग्री 1 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. सो 4 into 10 to the power minus 1 10 to the power minus 1 into 1/2 माइनस 1/2 माइनस कैंसिल हो गया. ये माइनस था और यहाँ पे भी माइनस था, ये दोनों कैंसिल होके प्लस हो गया. 4 into 10 to the power minus 1 which is equal to 4/10 0.4 by 2. तो ये 0.2 joules होगा. This is the work done. Clear है? Yes, sir. लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. एक सेकेंड. जो फॉर्मूले में कैपिटल एम आता है जो वर्क डन वाले में. हाँ हाँ कैपिटल एम ही आएगा ना. तो ये तो डाइपोल मोमेंट पे ही तो लिखते हैं m.b. जो वहां जैसे डाइपोल मोमेंट वहां पे था इलेक्ट्रिक फील्ड में p यूज करते थे ना, वैसे ही कैपिटल एम यूज करते हैं, स्मॉल एम नहीं यूज करते. लिख लिया? ठीक है. हो गया? यस. तुम लोग का तो हाफ ईयरली भी अनाउंस हो गया है स्वप्न नहीं? हाँ सर हमारा हो गया. So like So calculate the magnitude of torque required to hold a bar magnet of magnetic moment. तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हम लोग को दे रखा है. मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल M इज इक्वल टू 200 एम्पियर मीटर स्क्वायर along a direction making an angle of 30 degree with the direction of
uniform magnetic field. So B is equal to 0.36 cos. इसको टेस्ला में करोगे तो 0.36 into 10 to the power -4 टेस्ला हो गया, और थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री हो गया. हमें मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क रिक्वायर्ड टू, सो टॉर्क इज इक्वल टू m क्रॉस b या mb sin थीटा हो गया. So mb sin theta means 200 into 0.36 10 to the power -4 sin of 30 degree. Sin 30 degree 1 होता है. 200 into 0.36 10 to the power -4 into 1/2. 10 to the power -2 3.6 into 10 to the power -3 Newton meter. Clear? क्लियर है बच्चों? Yes. लिख भी लिया? Yes, sir. Yes. Third, a bar magnet of magnetic moment. एक second. Sorry बच्चों. So bar magnet of magnetic moment 10 to the power 4. So magnetic dipole moment दे रखा है capital M is equal to 10 to the power 4 जूल पर टेस्ला. ठीक है. Is free to rotate in a horizontal magnetic field of 4 into 10 to the power -5 Tesla. So magnetic field जो है B is equal to 4 into 10 to the power -5 Tesla हो गया. Calculate the work done in rotating the magnet slowly from a direction parallel to the field to a direction 60 degree. मतलब theta 1 is equal to 0 degree है, theta 2 is equal to 60 degree है. तो work done is equal to minus of mb cos theta 2 minus theta 1. So minus mb cos theta 2 minus cos theta 1. So this is minus of 10 to the power 4. 4 into 10 to the power -5 cos 60 degree minus cos 0 degree. So this is minus of 4 into 10 to the power -1. Cos 60 degree 1/2 है, cos 0 -1 है. Minus 4 upon 10 into minus 1/2. So minus minus cancel हो गया. So this is 2 2s can 2/10 मतलब 1/5 या 0.2 joules. So first और third question same नहीं थे? सेम ही है, पता नहीं 2 बार क्यों दिया. सेम ही है. सॉरी बच्चों. लिखने की जरूरत नहीं है, सेम ही था. अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉग ऑफ मैग्नेटिज्म हम लोग को करना है. सो एनालॉजी बिटवीन मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज समराइज्ड इन द फॉलोइंग टेबल. तो आप देखोगे कि सारा चीज ऑलमोस्ट सिमिलर है. डाइपोल मोमेंट यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ जो होता है इंटू 2L करते हैं, यहाँ पे चार्ज इंटू 2A करते हैं. Q इंटू 2A इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट था, पोल स्ट्रेंथ इंटू 2L मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. उसके बाद टॉर्क इन एक्सटर्नल फील्ड देखते हैं. टॉर्क इज इक्वल टू M क्रॉस B मैग्नेटिज्म में, यहाँ पे P क्रॉस E. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल करेंगे तो माइनस M डॉट B कैपिटल U से रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस M डॉट B, और यहाँ पे ये माइनस P डॉट E है. फोर्थ वाला है फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन. तो जो एक्सियल लाइन पे फील्ड इंटेंसिटी म्यू नॉट बाय 4 पाई 2m बाई d क्यूब है, यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई r क्यूब है. तो ये जो बेसिकली कांस्टेंट था
यहाँ पे ये कांस्टेंट अलग हो जाता है, बाकी ये 2m/d³ है, ये 2p/r³। फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन अगर हम करेंगे तो μ0/4πm/d³ है, ये 1/4πε0p/r³ है। तो यू कैन सी द सिमिलैरिटी बिटवीन बोथ दीज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिज्म, है ना। तो तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फॉर्मूला याद करोगे और ये टेबल ध्यान में रखोगे तो तुमको अपने आप वो याद करने की जरूरत नहीं है, आप वहां पे लिख सकते हो। क्लियर है? तो चार्ज के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे चार्ज के करस्पॉन्डिंग यहाँ स्मॉल m है, ठीक है। और उसके अलावा तो चार्ज के करस्पॉन्डिंग स्मॉल m हो गया, और जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है इसके करस्पॉन्डिंग कैपिटल M हो गया। और बस ये दो चीज ध्यान में रखोगे तो अपने आप सारा फॉर्मूला सेम हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Now Gauss's law for magnetism, तो जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए गॉस लॉ, वैसा ही सिमिलर गॉस लॉ यहाँ पे मैग्नेटिज्म के लिए भी है। So according to Gauss's law of magnetism, या for magnetism कर लो, the net magnetic flux phi b through any closed surface is always 0. So the law implies that the number of magnetic field lines leaving any closed surface is equal to the field lines entering it. तो जितने field lines enter कर रहे हैं उतने field lines leave कर रहे हैं. So net magnetic field through any closed, so net magnetic flux through any closed surface is always 0. Now suppose a closed surface S is held in uniform magnetic field B. Consider a small vector area element delta S of this surface. So magnetic flux through this area element is defined as, so flux is defined as B dot delta S. Delta phi B is equal to B dot delta S. Now summing over all small area element of the surface, we obtain according to Gauss's law for magnetism, phi B is summation of phi B, or which is equal to summation of B into delta S. So if the area element is really small, we can rewrite this equation as B dot ds ka integral phi B is equal to 0. So basically the magnetic flux passing through a closed surface is always equal to 0. वहां पे क्या था? E dot ds, surface integral of E dot ds was equal to charge enclosed by epsilon. यहाँ पे क्या है? B dot ds का surface integral, closed integral along the surface is equal to 0. So this is the Gauss's law for magnetism. This is Gauss's law for electrostatics. Clear है बच्चों? So comparing this equation with Gauss law in electrostatics, that is the electric flux through a closed surface S is given by flux through a closed surface, electric flux through closed surface is E dot ds, surface integral, closed surface integral is equal to charge enclosed by epsilon. ठीक है? और जो मैग्नेटिज्म में है B dot ds closed surface integral is equal to 0. तो ये गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes. Yes, sir.
Now we'll do this magnetic field of Earth, है ना? So magnetic field of Earth, Sir William Gilbert was the first to suggest in year 1600 that Earth itself is a huge magnet. His statement was based on the following evidence. तो पहला evidence क्या था कि a magnet suspended from a thread and free to rotate in a horizontal plane comes to rest along the north-south direction. On disturbing the magnet, returns quickly to this north-south direction again. तो कोई भी मैग्नेट को ऐसे लटका के छोड़ेंगे तो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को पॉइंट करता है, उसको उसके तरफ अलाइन कर लेता है, और फर्दर इसको थोड़ा डिस्टर्ब करेंगे तो वापस फिर से वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही हो जाता है. तो इसका मतलब क्या है कि कि देयर इज सम फोर्स व्हिच इज मेकिंग इट अलाइन टुवर्ड्स द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. We must add here that fictitious magnet is just a conceptual device adopted to explain the Earth's magnetic field and its peculiarities. In reality, there is no such bar magnet in the interior of the Earth. मतलब ये जो concept है fictitious magnet का, so ये this is just a theoretical concept. अंदर कोई magnet नहीं है या कुछ ऐसा नहीं है material उसके अंदर. ये बस इसीलिए समझने के लिए जो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब अर्थ का जो बिहेवियर है या फिर बाहर जो मैग्नेट्स हैं उन सब का जो बिहेवियर है अर्थ के ऊपर, वो सारे बिहेवियर को समझने के लिए हम एज्यूम करते हैं कि अर्थ के अंदर एक मैग्नेट है. Now when a soft iron piece is buried under the surface of Earth in a north-south direction, it is found to acquire the properties of a magnet after some time. तो दूसरा एविडेंस क्या हुआ कि सॉफ्ट आयरन एक पीस लिया हमने, उसको नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में हमने अर्थ के अंदर बरी करके छोड़ दिया. थोड़े दिनों बाद जब हम उसको निकालते हैं तो उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाती है. तो ये फिर से शो करता है कि अर्थ के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड है. थर्ड वाला क्या है कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ इज कॉल्ड टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म और जियोमैग्नेटिज्म. दिस इज नॉट द evidence, basically these are the two evidence only, this is just a point. So the branch of physics which deals with the study of magnetism of Earth is called terrestrial magnetism or geomagnetism. Now cause of Earth's magnetism. So exact cause of Earth's magnetism is not yet known fully. So the cause of Earth's magnetism, the exact cause of Earth's magnetism is not yet known fully. However, some important postulates in this respect are as follows. तो कुछ theories हैं जो हैं अभी, but कोई भी theory fully explain नहीं करता है अर्थ के मैग्नेटिज्म के रीजन को. तो आप इनमें से कोई भी एक फॉलो कर सकते हो. पहला वाला था विलियम गिलबर्ट ने दिया था, as suggested earlier. William Gilbert suggested in the year 1600 that Earth itself is a huge magnet. अर्थ के अंदर खुद ही एक मैग्नेट है जिसकी वजह से ऐसा होता है. ये पहला थ्योरी था. दूसरा थ्योरी बाद में आया, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर ब्रैकेट, Earth's magnetism may be due to rotation of Earth about its axis. This is because every substance is made up of charged particles, protons and electrons. Therefore, a substance rotating about an axis is equivalent to circulating currents which are responsible for the magnetization. तो basically क्या है कि हर substance, every material is made up of protons as well as electrons, right? Now when the earth rotates, because इसके अंदर proton और electron है, तो वो charges rotate करेगा, charge rotate करेगा तो circular current होगा, और circular current की वजह से magnetic field. ठीक है, तो ये दूसरा रीजन था, दूसरा ये कॉज था दिया उन्होंने प्रोफेसर ब्रैकेट. तीसरा क्या है, इन द आउटर लेयर्स ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर गैसेस आर इन द आयोनाइज्ड स्टेट. तो अर्थ के आउटर लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर में ना गैस जो है आयोनाइज्ड स्टेट में होता है. अब दैट इज प्राइमरीली ऑन अकाउंट ऑफ द कॉस्मिक रेज. नाउ एज अर्थ रोटेट्स,
around strong electric currents are set up due to the movement of charged ion. These current might be magnetizing the earth. तो जो अर्थ रोटेट करता है उसके जो चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर उसके बाहर वाले पोर्शन में जो आयोनाइज्ड जो आयंस है ना, आयोनाइज स्टेट में गैसेस जो आयोनाइज स्टेट में है वो जब ऐसे साथ में रोटेट करेगा तो रोटेट करने से बेसिकली क्या है, मैग्नेटाइजिंग द जो करंट प्रोड्यूस होता है वो जो करंट है दैट कॉजेज मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो ये 3 थ्योरी है। चौथा थ्योरी जो हम लोग सबसे ज्यादा मानते हैं उस पर अभी हम लोग बात करेंगे। So the fourth theory is the Earth's core is extremely hot and molten. तो जो अर्थ का कोर है बिल्कुल सेंटर वाला पार्ट है एक्सट्रीमली हॉट और मॉल्टेन है, तो उसके अंदर सर्कुलेटिंग आयंस ऑफ आयरन एंड निकल। तो अब क्या है कि उसके अंदर आयरन और निकल है अर्थ के कोर में, वो मॉल्टेन स्टेट में है और जब वो रोटेट करेगा है ना, आयंस है उसमें। अब आयंस जब अर्थ रोटेट करेगा तो आयंस भी रोटेट हो रहे होंगे, आयंस के रोटेट होने की वजह से बेसिकली करंट प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है। So the ions of iron and nickel in the highly conducting liquid region of the Earth's core might be forming current loops and producing Earth's magnetic field. So this is something which is the most recent one and the most modern concept, and is scientists are still working on this. अभी पूरी तरह से ascertain नहीं किया गया इस थ्योरी को, बट ये सबसे ज्यादा वैलिड थ्योरी लगता है अभी के डेट में। Now, general features of Earth's magnetic field. So, the Earth's magnetic field is approximately like that of a giant magnetic dipole. Just a second, एक मिनट। एक मिनट बच्चों, हाँ, just give me. So general feature of Earth's magnetic field हम लोग कर रहे थे. So Earth's magnetic field is approximately like that of a giant magnetic dipole whose axis is inclined roughly 11.3 degree west of the axis of rotation of Earth. तो basically जो axis of rotation of Earth है ये हमारा axis of rotation of Earth, ठीक है। इसको मैग्नेटिक एक्सिस भी कहते हैं, इसको सॉरी ज्योग्राफिक एक्सिस भी कहते हैं। सो दिस इज नोन एज ज्योग्राफिक एक्सिस। उसके अलावा जो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका जो एक्सिस होगा वो एक्सिस ये है, और ये कितना एंगल बनाता है इससे 11.3 डिग्री वेस्ट ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ विच इज अलोंग ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड ज्योग्राफिक साउथ। तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ये ज्योग्राफिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक साउथ होगा, यहाँ पे ये ज्योग्राफिक नॉर्थ हो गया और ज्योग्राफिक साउथ हो गया, ये मैग्नेटिक नॉर्थ हो गया और ये मैग्नेटिक साउथ हो गया। तो लाइन ज्वाइनिंग मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ is called magnetic axis, and line joining geographic north and geographic south is geographic axis. The angle between them is 11.3 degree. The south pole of this giant magnetic dipole is towards geographic north and north pole of this dipole is towards the geographic south. तो ये जो giant magnet है इसका ये देखो, ये जो south pole है, this south pole is towards geographic north and north pole is towards geographic south, just opposite, ठीक है। यही रीजन है कि बाहर का कोई भी अगर हम लोग यहाँ पे मैग्नेट को हैंग करते हैं तो उसका नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ के तरफ जाता है, क्योंकि अंदर का साउथ पोल है, जो मैग्नेट का साउथ पोल उधर है तो वो नॉर्थ को अट्रैक्ट कर रहा होता है। द साउथ पोल ऑफ दिस जाइंट मैग्नेटिक डाइपोल इज टुवर्ड्स geographic north and north pole is of this dipole is towards geographic south. The straight line passing through the geographic north
and south poles of earth is called geographic axis. तो ये geographic axis हो गया. So it is the axis of rotation of earth. उसके अलावा the straight line passing through the magnetic north and south poles of earth is called magnetic axis. The great circle on the earth perpendicular to the magnetic axis is called magnetic equator. तो मैग्नेटिक एक्सिस के जो परपेंडिकुलर जो सर्कल है ये हो गया मैग्नेटिक इक्वेटर. तो मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर है. और उसी तरह ये देखो ज्योग्राफिक एक्सिस के जो परपेंडिकुलर जो ये सर्कल है इसको ज्योग्राफिक इक्वेटर कहते हैं. तो एक मैग्नेटिक इक्वेटर और ज्योग्राफिक इक्वेटर, इनके बीच में भी एंगल वही 11.3 डिग्री. The vertical plane passing through geographic north and south pole is called geographic meridian. तो geographic north south के से पास करता हुआ एक प्लेन geographic meridian कहलाएगा और magnetic north south से पास करता हुआ जो प्लेन है वो magnetic meridian होता है. ठीक है. So vertical plane passing through magnetic axis of a freely suspended magnet is called magnetic meridian. Clear है बच्चों? ठीक है बच्चों? Yes, sir.